Greetings everyone, respected Principal Sir, under the esteemed guidance of Hridesh Sir, our respected mentors, teachers and my dear fellow students. A very warm welcome to each one of you. We, the students of GGPM, feel truly honored and delighted to welcome you all to this session of Python under PyCoders Club. It gives us immense pleasure to be a part of such a wonderful platform where learning, creativity and growth all comes together. We sincerely thank all of you for being a part of the valuable learning family. Without taking much of your time, in today's session, we will today move ahead with the next part of Python, where we will explore key concepts that will strengthen our fundamentals and take us one step closer to the real world programming and technology. I would like to, before starting our session, I would like to invite Navneet sir for saying few words. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून टू ऑल. PY कोडर्स की तरफ से आज बच्चे आप लोगों को कुछ सिखाने वाले हैं पाइथन के अंदर. काफ़ी अच्छी पहल है हम लोगों की ये, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्लब के थ्रू सारे बच्चे एक एक करके यहाँ पे मतलब अपनी प्रेजेंटेशंस दें. अपनी ये जो झिझक होती है वो खुल जाएगी आप लोगों की. और ये जितना भी कोडिंग या ये सब चीज़ें होती हैं, जितना आप लोग सीखते रहेंगे और टच में रहेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. तो सिर्फ इन चीज़ों को सीखना नहीं है, हम लोगों को इनको प्रैक्टिकली करके भी देखना है. और मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग, जैसे अभी ये होता है वीकली या 15 डेज़ में, तो आप लोग इसको एज ए पनिशमेंट या एज ए लेक्चर मत लो, इसको आप एज ए इसको मोटिवेशनल क्लास की तरह से इसको ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और बस यही कहूँगा कि आप लोग इसके साथ जुड़े रहें और ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखते रहें. सो फिर से कहूँगा कि बच्चे आएँ और अपनी क्लास को कंटिन्यू करें आप लोग, है ना. थैंक यू. Thank you, sir, for your such valuable time. Now we are going ahead with our next part. So today, firstly, our session agenda. We come up with match statement. हम सीखेंगे match statement क्या होता है, फिर हम सीखेंगे strings क्या होती हैं, list क्या होते हैं, tuples क्या होते हैं, dictionary क्या होती है, sets क्या होते हैं और functions क्या होते हैं. In the end of the session, आप एक one level basic coder से advanced level की तरफ move कर जाओगे. So let's start first of all with the match statement. मैच स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ होता है जब हमें बहुत सारी इफ एल्स की स्टेटमेंट हम यूज़ करते थे, उनकी जगह हम मैच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. बेसिकली जब हमें, जैसे हम जब जावा यूज़ करते थे, हम सी यूज़ करते हैं, तो हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं. और हमने अभी पाइथन में प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हम कैसे इफ एल्स का यूज़ करके हम डिफरेंट कंडीशंस और कोड ऑफ ब्लॉक्स को रन करवाते थे. अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो वाला कोड ऑफ ब्लॉक रन कर जाएगा. अब हम मैच स्टेटमेंट का भला क्यों यूज़ करें जब हमारे पास इफ एल्स एलएफ ये वाली स्टेटमेंट्स हैं. बेसिकली मैच स्टेटमेंट का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक क्लियर और कंसाइज वे होता है हमारी कोडिंग को दिखाने का. और बेसिकली हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है. जैसे कि मान लीजिए आप, इससे ज़्यादा बेटर एग्जांपल कोई नहीं हो सकता है. जब हम एटीएम मशीन पे जाते हैं तो एटीएम मशीन पे बोलते हैं कि अगर आपको विड्रॉ करना है मनी तो एक दबाइए, या फिर आपको अगर मतलब अमाउंट उसमें बैलेंस डालना है तो फिर आप इतना 2 दबाइए. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपेंड इन मैच स्टेटमेंट. सो अब हम देखते हैं वर्क क्या होता है मैच स्टेटमेंट का. तो ये डिफरेंट मल्टीपल केसेस में हमें वैल्यू असाइन करते हैं, और जो भी वैल्यू मैच कर जाती है वो वाला कोड ऑफ ब्लॉक रन कर जाता है. और जैसे ही वो मैच कर जाएगा वो फिर रन हो जाएगा. ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं. और लॉन्ग इफ एल्स का यूज़ नहीं करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सिंटैक्स से. तो हमारा सिंटैक्स है मैच एक्सप्रेशन मतलब हमारा वेरिएबल जो कि मैच करना चाहिए. ऑल्सो केस मतलब केस, हम बहुत सारे केस डाल देते हैं कि केस 1 केस 2 जो भी एग्जीक्यूट होगा वो कोड ऑफ ब्लॉक रन कर जाएगा. तो अब हम देखते हैं इसका वो प्रोग्राम. तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैच स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम. ये हमने बैलेंस दे रखा है 5000 और हम लूप चलाएंगे जब तक यूज़र चाहता है कि वो पूछे. अब हमारे पास है, प्रिंट करता है ऑप्शंस को, चेक, डिपॉजिट और विड्रॉल. पूछता है यूज़र से इफ़ यू वांट टू चेक द बैलेंस दैट यू हैव इन योर अकाउंट, और यू हैव टू डिपॉजिट और यू हैव टू विड्रॉल. तो अब हमारे पास आता है केस. अगर हमने चेक
मतलब ऑप्ट करा, अगर हमने चेक ऑप्ट करा तो हमारे पास आएगा आपका बैलेंस इतना है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन द एटीएम एग्जाम्पल। ऑल्सो अगर हमारा केस आ जाता है डिपॉजिट का, अगर हमने डिपॉजिट ऑप्ट करते हैं तो फिर हमारे पास आएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, मतलब हम यूज़र से आस्क कर रहे हैं कि यूज़र आप बताइए आप कितना अमाउंट इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं, और जितना डिपॉजिट करना चाहते हैं वो बैलेंस में जाके ऐड हो जाएगा। ऑल्सो वो प्रिंट कर देगा कितना बैलेंस अब टोटल आ गया है हमारे अकाउंट में। अब आता है हमारे पास केस जो है विड्रॉल का, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मनी हम निकालना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि अमाउंट जो है वो लेस होगा फ्रॉम द बैलेंस, अमाउंट जो है वो ग्रेटर है बैलेंस के, तो फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे बैलेंस में से, और वो कलेक्ट कर बोलेगा कि आप अपना कैश कलेक्ट कर लीजिए और बैलेंस शो कर देगा। ऑल्सो अगर हमारे बैलेंस से मैच नहीं कर, मतलब बैलेंस कम है फ्रॉम द अमाउंट वी हैव एंटर्ड, तो फिर वो इनसफिशिएंट बैलेंस शो कर देगा। अगर इनमें से कोई भी चॉइस नहीं आई तो फिर ये डिफ़ॉल्ट केस हो जाता है, और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो इनवैलिड ऑप्शन आ जाएगा और लूप फिर से आएगा। अगर आपको दोबारा से चेक करना है तो आप वाई करेंगे प्रेस और फिर कंटिन्यू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम रन करके एक बार देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डालती हूँ चेक, चेक। अब ये इसने हमें शो कर दिया योर बैलेंस इज 5000। ऑल्सो अगर मैं वाई प्रेस करूँगी तो फिर ये दोबारा से मेरे से पूछेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। मैं कर देती हूँ डिपॉजिट, मुझे डिपॉजिट करवाना है। अब मुझसे पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट आई वांट टू डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल आई से 1000 रुपीज़। सो इसने दिखा दिया कि और अपडेटेड बैलेंस इज नाउ 6000, पहले 5000 था अब 6000 हो गया है। वैसे ही अगर मैं इसमें डाल दूंगी अनदर की अगेन, अभी मेरे से पूछ रहा है एंटर करिए ऑप्शंस फॉर द विड्रॉल। फॉर एग्जांपल आई प्रेस विड्रॉल, अब मुझसे पूछ रहा है कितना अमाउंट मुझे विड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे करना है 2000, तो ये हमारे पास अमाउंट जो कि सब्ट्रैक्ट हो गया फ्रॉम द बैलेंस वो शो हो गया। अब मुझे नहीं करना है, मतलब आई डोंट वांट टू अगेन गेट इनटू द लूप, तो मैं कोई और सी की प्रेस करके इसमें शो कर देती हूँ। आई गेट ऑफ द लूप। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक डेटा टाइप होते हैं जिसमें हम अपने कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। और कैसे स्टोर करते हैं वो करते हैं हम डबल कोट्स के साथ और सिंगल कोट्स के साथ। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है CH और इसमें हमने स्टोर कर दिया है अनुश्री, इसमें करा है डबल कोट्स में, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया। ये इम्यूटेबल होते हैं, मतलब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कॉन्कैटिनेशन, मतलब हम एडिशन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स कर रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें देख रखे हैं कि हेलो वर्ल्ड, तो हमने इसको कॉन्कैटिनेट करा तो हेलो वर्ल्ड एक साथ आ गया। स्ट्रिंग जो होता है वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ जब एक प्लेस पे आ जाएंगे तो उसे बोल देंगे एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ऑल्सो हम स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हैं, जैसे कि GOVERNMENT, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और एंड तक जाती है। ऐसे ही हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी -1 से स्टार्ट होती है, T से स्टार्ट होगी हमारी -1 -2 एंड गोज ऑन। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग 0 पे STR 0 पे यानी इंडेक्स 0 पे हमारे पास G आ जाएगा, और -2 पे हमारे पास -1 -2 यानी कि N पे हमारे पास N आ जाएगा। फिर स्लाइसिंग आती है हमारे पास। तो स्लाइसिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग अगर हमें चाहिए होता है, हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए। फॉर एग्जांपल STR स्टार्टिंग इंडेक्स हम देते हैं कि कहाँ से आप स्टार्ट करो, और हम देते हैं कॉलन लगा के एंडिंग इंडेक्स कहाँ तक आपको एंड करना है। लेकिन ये एंडिंग इंडेक्स से एक इंडेक्स कम आता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल STR गवर्नमेंट है हमारा, हम लिखते हैं STR 1 और कॉलन 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, बट 4 नहीं आएगा।
और इसी तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम थोड़े ही डिस्कस करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस भी करिएगा। वन इज दिस कैपिटलाइज फंक्शन। तो कैपिटलाइज क्या करता है, सबसे पहले आपकी स्ट्रिंग जो है उसको कैपिटलाइज करता है, उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देता है, अपर करता है उसको पूरा अपर केस में कर देता है। वैसे ही हमारे पास इतने सारे फंक्शंस हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं आप। इस एस का क्या करता है, मतलब मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग दी है, वो पूरी की पूरी अल्फाबेटिक है, तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपने ऐड कर दी है तो फिर वो फॉल्स स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से अब हम थोड़े से प्रोग्राम्स देखते हैं इसके, तो आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास आते ही डिफरेंट प्रोग्राम्स, जैसे हमारे पास है str। हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने अपनी स्ट्रिंग स्टोर कर दी है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। हम अपनी स्ट्रिंग को पहले प्रिंट कर देंगे, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब हम इसकी इंडेक्सिंग दिखाते हैं, कैसे हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है हमें 3 से। str3 प्रिंट कर दो, तो क्या आएगा 0 1 2 3 मतलब e। और नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर हमें करनी है तो -2, यानी कि लास्ट से स्टार्ट होगा, -1 एंड -2, तो a प्रिंट कर देगा। ऐसे हम स्लाइसिंग करेंगे, हमें स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए तो फिर हम कर सकते हैं, जैसे 1:4, तो फिर 1 से लेकर 4 तक का पार्ट आ जाएगा। 4 नहीं आएगा बट 3 तक आएगा, 3 इंडेक्स तक। फिर आता है हमारे पास कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, जो इसका फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटलाइज कर देगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस करता है कि जैसे मान लीजिए ए हमने दिया है और इसके आगे हमने ओ दिया है, तो फिर जो ए होगा, जहाँ जहाँ पर भी ए है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक में, उसकी जगह पे ओ आ जाएगा। फिर हम फाइंड का यूज़ करते हैं। तो फाइंड बेसिकली बताता है कि आपका जो फर्स्ट जो ये है, ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे मतलब लाई कर रहा है, कौन से इंडेक्स पे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में GOVER पे ये 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। वैसे ये हमारा काउंट आ जाएगा। तो काउंट बेसिकली दिखाता है कि कितने बार हमारा जो D लेटर है वो आ रहा है, या फिर कोई भी लेटर आप जो दोगे वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है। फिर आता है अपर, तो ये पूरा अपर केस में उसको कर देता है कन्वर्ट। और स्वैप केस करता है, तो फिर स्वैप केस हमारे लोअर जो केस है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और जो अपर केस है उसको लोअर केस पे कर देगा। और फिर हमारे पास आता है इस एस्काई, तो फिर ये चेक करेगा कि सारा जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है, हमने जो भी उसमें स्टोर करवाया है, वो सारी वैल्यूज़ क्या अल्फ़ाबेटिक हैं या फिर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी हैं। अगर अल्फ़ाबेटिक है तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक बार रन करा के देखते हैं। देखिए जैसे हमारे पास आया, तो हमारे पास सबसे पहले तो प्रिंट हो गया ये कि गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। फिर आता है हमारे पास इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग हमारे पास 3 पे क्या आ गया, ई आ गया, देख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो -2 पे क्या आया था, ए आया था। फिर आया था स्लाइसिंग क्या होती है, तो फिर स्लाइसिंग में हम एक स्पेसिफिक पार्ट को ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 1:4 में 3 तक आ गया हमारे पास। फिर आता है कैपिटलाइज, तो जो हमारा फर्स्ट लेटर था वो कैपिटलाइज हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। वैसे हमने रिप्लेस का यूज़ करा था, तो जहाँ जहाँ पर भी ए है वहाँ वहाँ पर ओ आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये मुरादाबाद पे ओ आ जाएगा। फिर आया हमारे पास फाइंड स्ट्रिंग, तो आर हमारा जिस भी इंडेक्स पे था वो हमारे पास इंडेक्स का नंबर आ गया। फिर काउंट कितनी बार डी आया है हमारे वाले वेरिएबल में, मतलब जो भी हमने स्टोर करा था स्ट्रिंग में, तो फिर 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स शो हो गया। वैसे अपर स्ट्रिंग का हमने अपर केस का यूज़ करा है, तो सारा का सारा वो है वो अपर केस में आ गया। वैसे स्वैप केस का तो जो लोअर केस वाले थे वो अपर केस में आ गए, और अपर केस वाले लोअर केस में आ गए। फिर आता है इस एस के, तो एस के में ये सारी जो वैल्यूज़ थी वो अल्फ़ाबेटिक थी, तो यस ये हमारे को ट्रू रिटर्न कर दिया। थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी कनिका चौहान को, so that she can explain you the rest of the topic. Thank you. थैंक यू अनुश्री फॉर इनवाइटिंग मी। माय नेम इज़ कनिका चौहान। तो नेक्स्ट है कि हम डेटा को किस किस टाइप से स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरियस डेटा टाइप होते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो लिस्ट में हम सेट ऑफ वैल्यू को स्टोर करते हैं, टपल में हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स में, और सेट क्या है, एक हमारा कलेक्शन है अनऑर्डर्ड आइटम्स का। मतलब ये 4 टाइप के हमारे पास हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इनके अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। फिर फर्स्टली अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे।
फर्स्टली हमारा है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करता है। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और अलो डुप्लीकेट वैल्यू। इसका मीनिंग है कि लिस्ट के हर एक आइटम का एक ऑर्डर्ड होगा, उसे लिस्ट में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और डुप्लीकेट्स वैल्यू भी अलो होती है लिस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक लिस्ट ले रखी है, लिस्ट नेम 1 इंटू मारुति, तो 1 का डेटा टाइप क्या हुआ? इंट, और मारुति का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडेक्सिंग इन लिस्ट। लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है सेम एज जैसे कि हमारी स्ट्रिंग में होती है। इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और निगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जो कि हमारी पीछे से स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है यहाँ पे? एक एग्जांपल लिया है मार्क्स का। ये मार्क्स है, हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं कि 1 इंडेक्स पे जो मार्क्स है वो प्रिंट हो जाए, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 64 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हम चेंजिंग करना चाहते हैं कि जो हमारा इंडेक्स 3 पे जो मार्क्स हैं वो चेंज होके 45 हो जाए, तो हमारा ये भी पॉसिबल है हमारी लिस्ट में। नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए हमारा सिंटेक्स होता है लिस्ट नेम, जो भी आपका लिस्ट का नेम होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, कि आप कौन से इंडेक्स से लेना चाहते हो और कौन से इंडेक्स तक एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने मार्क्स का लिया है 1:4, तो इंडेक्स 1 to 4 के एलिमेंट हमारे पास रिटर्न होके आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा लास्ट इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स जो होते हैं उसके एलिमेंट जो है रिटर्न होके नहीं आती है। ऐसे हमारी निगेटिव स्लाइसिंग भी होती है, -1 to -3, तो 76 और 95 रिटर्न होके आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्टली हमारा है अपेंड। अपेंड मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट की एंड में किसी भी आइटम को ऐड करना होता है, तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लियर। लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए, लिस्ट को खाली करने के लिए हम क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं। फिर है कॉपी। कॉपी नॉर्मली लिस्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ करा जाता है। फिर है काउंट। काउंट फंक्शन की एलिमेंट हमारी लिस्ट में कितनी बार आया है वो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ऐसे ये बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे अब लिस्ट का प्रोग्राम। लिस्ट का प्रोग्राम। लिस्ट का एक प्रोग्राम है। हमने एक लिस्ट ली है फ्रूट्स नाम की, चेरी, एप्पल, बनाना, मैंगो, जिसमें हमने स्टोर करा है। हम फर्स्टली हम क्या कराएंगे, नॉर्मली प्रिंट कराएंगे अपनी लिस्ट को। लिस्ट का नाम लिख देंगे फ्रूट्स, ठीक है। फिर प्रिंट कराना चाहते हैं हम लिस्ट की लेंथ। इसमें लिस्ट की लेंथ कितनी आएगी? जितने भी हमारे एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 4। फिर नेक्स्ट हमारा म्यूटेबल की लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, यानी कि हम उसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम करना चाहते हैं कि जो हमारा फ्रूट्स नाम की लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पे ऑरेंज अपडेट हो जाए, ऑरेंज आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे इंडेक्स 0 पे क्या आ जाएगा? ऑरेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग में हमने इंडेक्स लिया है 1 2 3। शॉर्ट फंक्शन हमारा यूज़ होता है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए। हम लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें DES लिखना पड़ेगा। अपेंड फंक्शन वही हमने अभी पढ़ा था कि हम लिस्ट के एंड में पापाया को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर ऐसे ही हमारे इंसर्ट है। इंसर्ट में हम क्या लिखते हैं? जैसे अपेंड फंक्शन है वो तो हमारे लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करेगा। इंसर्ट फंक्शन जो है उसमें हम इंडेक्स लिखते हैं कि कौन से इंडेक्स पे और हमें कौन सी वैल्यू जो है ऐड करनी है। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो रन कराने के बाद देखिए हमारी नॉर्मली सबसे पहले हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। फिर लिस्ट की लेंथ आ गई है 4। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे फ्रूट लिस्ट में जो इंडेक्स 0 है वहाँ पे ऑरेंज आ जाए, तो हमारा ऑरेंज आ गया था। फिर हम क्या चाहते हैं? स्लाइसिंग। हमने 1 2 3, तो 1 और 2 वाली इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो गई। शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर जैसे हमारे अल्फ़ाबेट में आते हैं उस टाइप से शॉर्ट हो गई, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। अपेंड में हमारे लास्ट में पपाया ऐड हो गया। इंसर्ट, हम फर्स्ट इंडेक्स पे ग्रेप्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो ग्रेप्स इंसर्ट हो गया। पहले क्या था? हमारा एप्पल था, तो अब क्या हो गया? हमारा ग्रेप्स हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही ये सब है। नेक्स्ट है हमारा
फिर नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रेशन ऑफ लिस्ट आइटम। अल्ट्रेशन ऑफ लिस्ट आइटम का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं हम उनको वन बाय वन एक्सेस करना चाहते हैं या फिर उसमें हम कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, उनको चेक करना चाहते हैं, बट वन बाय वन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लिस्ट ली है नंबर की, एक लिस्ट है हमारी स्क्वायर की। हम क्या चाहते हैं, अभी ये एम्प्टी लिस्ट है, हम क्या चाहते हैं इस लिस्ट में हम इन नंबर्स के स्क्वायर को फिल करें। ठीक है, तो हम इसमें फॉर लूप का यूज़ करेंगे। 4x इन नंबर्स स्क्वायर अपेंड फंक्शन हम यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए एलिमेंट को, x इंटू एक्स, तो प्रिंट करेंगे स्क्वायर को, तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, ये 1 4 9 16 25 इन सब नंबर के क्या स्क्वायर्स हमारी लिस्ट में प्रिंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ टू लिस्ट। ज्वाइनिंग ऑफ टू लिस्ट तो सिंपल होता है कि हमने दो लिस्ट ली हैं, उनको हम एक थर्ड वेरिएबल में या फिर एक थर्ड लिस्ट में क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने एक लिस्ट का नेम ले लिया थर्ड का, लिस्ट 3 इक्वल नंबर प्लस स्क्वायर, कि एक हमारी नंबर की लिस्ट है और एक हमारी स्क्वायर की लिस्ट है, जो कि ये आउटपुट आया है। हम इनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो प्रिंट करा देंगे हम लिस्ट 3 को, उसका आउटपुट आ जाएगा हमारी फर्स्ट लिस्ट और हमारी सेकेंड लिस्ट। ठीक है, फिर हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट अल्ट्रेशन का प्रोग्राम है। इसमें हमने नंबर की एक लिस्ट ली है 1 2 3 4 5 6 है। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यूब को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो 4i इन नंबर हमने बस सिंपली क्यूब कर दिया है, i इंटू आई प्रिंट करा देंगे क्यूब को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ टू लिस्ट। यहाँ पे हमने टू लिस्ट ले रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और लिस्ट 3 इक्वल लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो प्रिंट होके आएगा हमारा लिस्ट 3, जो कि लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 होगा। ठीक है, अब हम इसे रन कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारी लिस्ट आ गई जिसमें जो भी हमारे नंबर थे उनके क्यूब की, ये लिस्ट क्या आ गई, हमारी क्यूब की लिस्ट आ गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो ठीक है, तो फर्स्ट वाली लिस्ट हमारी प्रिंट होके आ गई और फिर नेक्स्ट वाली लिस्ट भी जो क्यूब वाली थी वो भी मर्ज होके आ गई, यानी कि ज्वाइन हो गई है दोनों लिस्ट एक सिंगल लिस्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि ये एक शॉर्ट वे होता है अपने कोड को लिखने का। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है न्यू लिस्ट एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन वो होता है जो कि हम हर एक एलिमेंट ईच आइटम के साथ करना चाहते हैं। ठीक है, और आइटम तो वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग ईच एलिमेंट, जो एक वेरिएबल होता है जो कि हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आर्टरेबल का मतलब होता है कि इसमें आप लिस्ट भी हो सकती है, रेंज भी हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। लिस्ट कंप्रीहेंशन का एक प्रोग्राम है कि हमने एक नंबर ले लिया, नंबर की एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5 6, और जो हम फॉर लूप का यूज़ करके कर रहे थे वो हम अब यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं कि क्यूब इक्वल x इंटू एक्स फॉर x इन नंबर्स प्रिंट क्यूब। तो अब हम इसे रन कराएंगे तो हमें एक लिस्ट दे देगा जिसमें इन सब नंबर्स के क्यूब होंगे। ये 1 8 27 64 125 216। ठीक है, तो ये हमारा होता है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा टपल क्या होता है, एक कलेक्शन होता है ऑर्डरेबल, अनचेंजेबल और अलोए सेम वैल्यू। ठीक है, इसमें मतलब कि इसमें भी जो हमारी वैल्यू होती है उनका ऑर्डर होता है, इसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं और ये सेम वैल्यू को अलो करता है। इट्स मीन कि आपने एक टपल में 6 लिखा है और आप दोबारा भी टपल में 6 लिखेंगे तो वो 2 बार ही प्रिंट करके देगा। ठीक है, हम टपल को पैरेंथेसिस के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को कंटेन करता है। इंडेक्सिंग इन टपल सेम एज लिस्ट, जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ी थी सेम वैसे ही इंडेक्सिंग हमारे टपल में होती है। अब हम टपल में एक्सेसिंग कर सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है मार्क्स का। इसमें हम मार्क्स जो इंडेक्स 1 पे मार्क्स है उसका एक्सेस करना चाहते हैं। तो इंडेक्स 1 पे क्या है 64, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 64। लेकिन इसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। हम यहाँ पे चाहते थे कि हमारा जो इंडेक्स 3 है उसके मार्क्स 45 हो जाए चेंज हो गए, बट ये यहाँ पे नहीं हो सकता, चेंजेबल नहीं है टपल, यानी कि टपल इम्यूटेबल है। म्यूटेबल और म्यूटेबल में इम्यूटेबल है टपल। फिर नेक्स्ट है हमारा स्लाइसिंग सिंटेक्स। स्लाइसिंग सिंटेक्स भी सेम लिस्ट की तरह है कि हम उसमें पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं फिर कॉलन एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं। इसमें स्लाइसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ये पहले भी बताई थी कि एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न होके नहीं आती है।
फर्स्ट इंडेक्स की आती है, एंडिंग इंडेक्स की नहीं आती। जैसे कि 1 to 4 है तो 1, 2 और 3, 4 इंडेक्स की वैल्यू 76 यहाँ पे रिटर्न होके नहीं आएगी, ऐसी निगेटिव इंडेक्सिंग में है। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ मेथड होते हैं, मेथड या फंक्शन कुछ भी बोल सकते हो आप उन्हें। तो फर्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना हो कि वो एलिमेंट हमारे कौन से इंडेक्स पे है, तो हम वहाँ पे इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि हमारा एलिमेंट टपल में कितनी बार आया है, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, तो डुप्लीकेट्स वैल्यू हो सकती है। तो जैसे हमें फाइंड करना हो कि हमारा एलिमेंट पूरे टपल में कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ टपल भी सेम एज लिस्ट की तरह होता है कि हमने 2 टपल को ज्वाइन करके एक सिंगल टपल में ज्वाइन कर दिया, यानी कि टपल 1 ये थी और ठीक है, और रिजल्ट ये आ गया, तो 1, 2, 3 और टप वाली टपल हमारी ये थी ऊपर, ये इन दोनों को मर्ज करके आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा रेप्लिकेटिंग टपल। रेप्लिकेटिंग टपल का मतलब होता है कि हम अपने टपल को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, तो उसका सिंटेक्स होता है न्यू टपल टपल नेम इनटू नंबर। नंबर यहाँ पे क्या है कि कितनी बार आप टपल को रिपीट करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक टपल ले रखी है t = 1, 2, 3, तो इसका रिजल्ट मान लीजिए जो भी आपको टपल का नेम रखना है वो एज योर विश। ठीक है, तो t × 3 हम 3 बार टपल को रिपीट कराना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी जो टपल है वो 3 बार रिपीट हो गई है। ठीक है, फिर हम एक टपल का प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, एक टपल का प्रोग्राम है। टपल हमने नेम नाम की एक टपल ली है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम है। फर्स्टली हम प्रिंट कराएंगे नॉर्मल प्रिंट नेम, हमने टपल को नॉर्मली प्रिंट कराएंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारी टपल का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइप नेम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम टपल की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी 1, 2, 3, 4, 5 क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। उसके बाद स्लाइसिंग सेम एज लिस्ट। ठीक है, कि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया और एंडिंग इंडेक्स ले लिया। उसके बाद इंडेक्स की हम जानना चाहते हैं कि अमिता का इंडेक्स मतलब कि अमिता कौन से इंडेक्स पे, तो नेम डॉट इंडेक्स अमिता। ठीक है, फिर उसके बाद है काउंट फंक्शन की पीरियड कितनी बार आया हमारे टॉल में, फिर ये ज्वाइन वाला, फिर ये रेप्लिकेटिंग वाला। ठीक है, फिर अब हम इसको क्या कराएंगे, रन कराएंगे। ठीक है, तो रन कराने के बाद फर्स्टली हमारी नॉर्मली प्रिंट होके आ गई है टपल। उसके बाद हम जानना चाहते थे कि हमारा टपल का डेटा टाइप क्या है। टपल यानी कि हमारी नेम वाली जो टपल है उसका डेटा टाइप क्या है, तो क्लास टपल, क्योंकि टपल का डेटा टाइप क्या आएगा, टपल आएगा। ठीक है, फिर लेंथ क्या आएगी 5 आएगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट के नाम क्या है, स्टोर है इस टपल में। उसके बाद 1 to 4 1 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक, तो 3 तक की वैल्यू इसमें आएंगी, तो सोनम, प्रिया, अमिता। उसके बाद हम क्या जानना चाहते हैं कि अमिता कौन से इंडेक्स पे है, तो अमिता यहाँ पे 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पे है, तो क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद पीरियड कितनी बार आई है, पूरी लिस्ट में पीरियड 2 बार आई है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर जो दोनों टपल को हमने ज्वाइन कर दिया, फिर लास्टली रेप्लिकेटिंग कर दिया, हमारी जो नंबर वाली टपल थी उसको 3 बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी हमारी नॉर्मली जो डिक्शनरी होती है उसमें भी वर्ड और मीनिंग होता है, तो जब हमें किसी भी चीज़ की किसी भी वर्ड के मीनिंग की वो जानना होता है तो मीनिंग से सर्च नहीं करते, हम वर्ड से सर्च करते हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारी डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी जो होती है वो अपने डाटा को की वैल्यू पेयर्स में क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, और इसको हम कर्ली ब्रेसेस के द्वारा एनक्लोज करते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी क्या है, एक कलेक्शन है, ऑर्डर, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स वैल्यू, यानी कि इसमें भी जो हमारी वैल्यू होते हैं उनके ऑर्डर्ड होते हैं, इसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही वैल्यू हम 2 बार नहीं लिख सकते, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी एक डिट नाम की डिक्शनरी है, इसमें नेम क्या है, की है, और कनिका क्या है, वैल्यू है। ऐसी CGPA क्या है, की है, 9.6 क्या है, उसकी वैल्यू है। मार्क्स क्या है, की है, और ये क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है,
और फिर हमारा एक्सेसिंग आइटम कि हम जब हम किसी भी आइटम को हम एक्सेसिंग करना चाहते हैं तो डिक्ट और वो हम की का नेम लिख देंगे, जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट होके आ जाएगी, रिटर्न होके आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है चेंजिंग आइटम, हम इसमें चेंज कर सकते हैं, चेंज लेबल है तो डिक्ट CGPA, हम CGPA को चेंज करना चाहते हैं, पहले हम आई थी 9.6 और अब हम करना चाहते हैं चेंज, तो ये इसमें पॉसिबल है। तो फिर नेक्स्ट तो हम जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है कि अगर पूरी लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो कुछ इस तरीके से आपकी लिस्ट प्रिंट होके आएगी। तो इसमें फर्स्टली हम क्या कराना चाहते हैं, जितनी भी हमारी की हैं उनके नेम को 1 बाय 1 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। इसमें आगे इसमें मेथड आएंगे जिसमें हमें लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा मेथड को लगा के सीधे सारे की के नेम जो है 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। फिर नेक्स्टली हमारा वैल्यू है, वैल्यू को भी हम 1 बाय 1 प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है डिक्शनरी के कुछ मेथड्स होते हैं। क्लियर मेथड नॉर्मली डिक्शनरी को एम्प्टी करने के लिए, ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, कॉपी डिक्शनरी को कॉपी करने के लिए, गेट फंक्शन गेट मेथड यूज़ होता है। जैसे आप कोई भी की लिख दोगे, जैसे आपने राहुल नाम की लिख दी तो उसकी ग्रेड आपके मतलब जो की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाती है, ठीक है। आइटम में हमारी की भी आएगी लिखी हुई और उसकी वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ टपल, ठीक है। और की मेथड में सिर्फ की लिखी हुई आएंगी, उनकी वैल्यू नहीं आएंगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। ये और भी फंक्शन है सेम एज ऐसे। फिर हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये डिक्शनरी का प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स नाम की हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमारे स्टूडेंट के नेम है एज ए की और उनकी ग्रेड है एज ए वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या कराया, प्रिंट कराया अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी को, ठीक। फिर हम डेटा टाइप जानना चाहते हैं हम अपनी डिक्शनरी का, ठीक। फिर डिक्शनरी के फंक्शन है, सबसे पहले हमारा है गेट फंक्शन में हम राहुल की ग्रेड जानना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट डॉट गेट राहुल लिख देंगे, ठीक है। फिर हम की, तो स्टूडेंट डॉट की, इसमें हमारी सारी की लिखी हुई आएंगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आएगी। फिर वैल्यू, तो स्टूडेंट डॉट वैल्यू, तो इसमें सिर्फ वैल्यू आएंगी। आइटम में दोनों चीज़ आती है, की और वैल्यू दोनों। उसके बाद अपडेट की, हम अमन की ग्रेड पहले क्या थी C, उसको हम B करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको हम रन कराएंगे। रन कराने के बाद सबसे फर्स्टली हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। फिर डिक्शनरी का टाइप क्लास डिक्ट, डिक्शनरी का डेटा टाइप क्या होगा, डिक्ट होगा। उसके बाद राहुल की ग्रेड हम फाइंड आउट करना चाहते थे तो राहुल की ग्रेड क्या आई, A आई, ठीक है। उसके बाद की डॉट, है ना, स्टूडेंट डॉट की डाला था तो सारी की आएंगी, नॉट वैल्यू, की इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट से एंड वो हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर वैल्यू में सिर्फ वैल्यू आएंगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। आइटम में की भी आएगी आपकी और वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ टपल। देखो पैरेंथेसिस से हो रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ टपल। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा अपडेट कि हम अमन की ग्रेड B करना चाहते हैं तो अमन की ग्रेड यहाँ पे B हो गई है। फिर लास्टली हमारा है स्टूडेंट डॉट क्लियर कि हम अपने डिक्शनरी को क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, एम्प्टी करना चाहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी एक पार्ट है डिक्शनरी का जिसमें हम एक डिक्शनरी में मल्टीपल नंबर ऑफ डिक्शनरी को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे माई डिक्शनरी नाम की एक डिक्शनरी ली है, उसके अंदर हमने 3 डिक्शनरी को स्टोर करके रखा है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ठीक है। आप इसमें से अगर आप नॉर्मली माई फैमिली डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो तीनों डिक्शनरी प्रिंट होंगी, अगर आप इंडिविजुअली चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब हम इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। हाँ, तो देखो ये नेक्स्टेड डिक्शनरी का हमारा प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स नाम की हमने एक इसमें डिक्शनरी ली है, उसमें हमने 3 डिक्शनरी को स्टोर करा है, राहुल, प्रिया एंड अमन, ठीक है। तो हमने क्या करा, नीचे हर एक डिक्शनरी में क्लास ले ली, उनकी वैल्यू, मार्क्स, सिटी, ये 3 की ली है और उनकी 3 वैल्यू में, ठीक है, हर एक डिक्शनरी में।
फिर हमने क्या कर दिया, नीचे नेम इन इक्वल इनपुट एंटर द स्टूडेंट नेम, या फिर यहाँ पे आप डिक्शनरी नेम भी लिख सकते हो कि डिक्शनरी नेम लिख दो। तो यहाँ पे आप जो भी राहुल पिर्रा या अमन प्रिंट लिखोगे, एंटर करोगे, वो वाली डिक्शनरी आपके पास क्या हो जाएगी, प्रिंट होके आ जाएगी। तो अब हम इसे रन कराएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें एंटर करेंगे। लेट सपोज मैंने करा पिर्रा, ठीक है, तो यहाँ पे पिर्रा की डिक्शनरी क्या आ गई, एंड पूरी प्रिंट होके पिर्रा की डिक्शनरी आ गई, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, उसकी सिटी। तो ये होते हैं हमारी नेस्टेड डिक्शनरी, जिसमें एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी होती हैं। थैंक यू। अब मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट किरण फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक। थैंक यू कनिका फॉर इनवाइटिंग मी। सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में जो यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। सेट अनऑर्डर, अनचेंजेबल, इंडेक्सिंग होता है। मतलब जैसे आपने पहले पढ़ा था लिस्ट में, कनिका ने बताया कि इंडेक्सिंग से हम वैल्यू को गेस करते हैं, 0, 1 नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, लेकिन सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने सेट लिया, सेट में एप्पल, बनाना, चेरी, और इसमें मल्टीपल डेटा टाइप डाले, एक ही वेरिएबल के अंदर हमने मल्टीपल डेटा डाल दिए। अब मुझे एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप में मैंने सेट को एक एक्स वेरिएबल में स्टोर कराया, प्रिंट कराया एक्स। तो देखिए आप, एप्पल, बनाना, चेरी, 1, 2, ये एक स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको शो हो रहे हैं। अब आता है सेट मेथड। सेट में बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन का प्रयोग सेट के अंदर एलिमेंट को ऐड करने के लिए किया जाता है। क्लियर फंक्शन हमारे सेट में जो सारे एलिमेंट होते हैं उनको रिमूव कर देता है। कॉपी फंक्शन होता है जो सेट में एक सेट को दूसरे सेट में कॉपी करता है। पॉप फंक्शन, रिमूव फंक्शन, यूनियन फंक्शन, ये आगे हम प्रोग्राम में पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सेट प्रोग्राम में एक सेट लिया, दिस सेट, जिसमें नेम, रिया, 45, 76 और करण, ये सब मेरे डेटा टाइप्स हैं जो मैंने एक वेरिएबल में दिस सेट में स्टोर कर रखे हैं। पहले मैंने प्रिंट कराई अपनी सेट को। अब हम एक एम्प्टी सेट बताते हैं, उसके लिए हमने वेरिएबल लिया राउंड डॉट सेट। ये अब हम प्रिंट कराते हैं एम्प्टी सेट को, तो राउंड वेरिएबल को नेम लिखा, तो हमारी सेट जो है एम्प्टी सेट प्रिंट होके आ जाएगी। अब हमें सेट में अपनी जो दिस सेट लिखी हुई है, इसमें एलिमेंट ऐड कराना है, तो उसके लिए हम अपने वेरिएबल का नेम दिस सेट लेंगे, डॉट ऐड करके यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेहा लिया। अब इसे प्रिंट कराने के लिए हमने ये सिंटैक्स लिखा, हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी जब हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो रिमूव फंक्शन कराने के लिए पहले अपने वेरिएबल का नेम लिखा, डॉट रिमूव करके अपनी जो वैल्यू आपको रिमूव करानी है वो आपको इस ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। फिर प्रिंट कराएंगे हम अपने एलिमेंट को, तो रिमूव हो जाएगा। पॉप फंक्शन सेट में अपने आप ही रिमूव कर दे, डिलीट कर देता है वैल्यू को, हमें बताना ही कि कौन सा रिमूव होगा। इसलिए इसको रिमूव करने के लिए दिस सेट डॉट पॉप फंक्शन का उपयोग करेंगे, प्रिंट करा देंगे, तो हमारे दिस सेट में जो हमारा फंक्शन है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर फंक्शन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे एलिमेंट हमें सेट में से हटाने होते हैं। अब आते हैं अदर फंक्शन में। जैसे यहाँ पे मैंने 2 सेट बनाए, एक सेट 1 जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, और एक सेट 2 बनाया जिसमें 4, 5, 6 एलिमेंट है। अब मुझे प्रिंट इसमें यूनियन फंक्शन परफॉर्म करना है, तो यूनियन फंक्शन को लिखा set1 डॉट यूनियन फंक्शन set2। ये क्या करेगा, ये हमें कंबाइन करके एक यूनिक सेट देगा। जैसे इसका आउटपुट आपको बताऊँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा। अब हमें इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है फंक्शन, तो प्रिंट set1 डॉट इंटरसेक्शन set2 कर देंगे। इंटरसेक्शन परफॉर्म क्या करता है, इंटरसेक्शन जो जो सेट दिए हैं मैंने उसमें से कॉमन एलिमेंट को चूज़ करेगा और आपको प्रिंट कराएगा। जैसे इन दोनों में आपको कोई कॉमन दिख रहा है, 4 और 5 आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये इंटरसेक्शन की वजह से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है और यही आपको प्रिंट होता है। अब हम देखते हैं आगे की पहले इसे रन करा देते हैं।
जैसे ये हमारा सेट है अमन 76 45 करण रिया। एम्प्टी सेट करने के बाद हमें एम्प्टी सेट दिखा गया। हमने ऐड करा था नेहा, तो नेहा कहीं भी ऐड हो सकता है। यहाँ पर नेहा ऐड हुआ था अमन के आगे। रिमूव में हमें 45 करना था। देखो नेहा अमन 76 के बाद 45 होना चाहिए, जबकि वो 45 डिलीट हो चुका है। पॉप फंक्शन यहाँ पर उसने नेहा को डिलीट कर दिया। क्लियर फंक्शन में सेट पैरेंथेसिस आ गए, सेट यूनियन। देखो मैंने जैसे बताया था 1 2 3 4 5 6 7, ये एक कॉम्बिनेशन यूनिक वैल्यू यूनिक सेट आ गया, और इंटरसेक्शन में 2 कॉमन एलिमेंट आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए जाता है। फंक्शन हम यूज़र बनाते हैं अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। इससे हमारे कोड की जो लेंथ होती है वो कम होती है। हम जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको किसी रिजल्ट में 5-6 बच्चों की काउंट करनी है नंबर, तो आप अलग अलग दोगे, उसे एक नंबर लोगे, फिर दूसरा लोगे, फिर तीसरा लोगे, फिर उसे ऐड कराओगे। इससे हमने एक फंक्शन बना देंगे सम नाम का, और वो एक बार हम उसे बना के कितने भी बच्चों के रिजल्ट को ऐड करा सकते हैं नंबरों को। अब हम फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? फंक्शन का यूज़ टाइम सेविंग के लिए किया जाता है, और जो रिपीटेशन हो रही है हमारी उसको अवॉइड करने के लिए किया जाता है। इससे हमारा फंक्शन का कोड जो होता है वो क्लियर होता है और बच्चों को समझ में आसानी से आता है। अब फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट करने के लिए हमें एक कीवर्ड पाइथन ने पहले से ही दिया होता है, वो है डेफ। डेफ का मतलब होता है डिफाइन। अब हम इसे बनाते कैसे, सिंटैक्स देखते हैं आज। डेफ, फिर अपने फंक्शंस का नेम जो भी हमें फंक्शन का परफॉर्म कराना है, फिर उसके नीचे हम कोड लिखते हैं। कोड के बाद हम उसमें कॉलिंग करते हैं, मतलब जो हम फंक्शन का नेम लिखते हैं उसे हम कॉल कराते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर मैंने डेफ कीवर्ड लिया है और ग्रीट करा है। ग्रीट मेरा एक कीवर्ड है, फंक्शन वर्ड है, और उसमें लिख दिया प्रिंट हेलो। अब जब मैं ग्रीट को कॉल कराऊंगी तो वो प्रिंट कर देगा हेलो। अब फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, इसे हम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसे बनाएंगे तो वो हमें एरर दे देगा, जैसे प्रिंट, लेंथ, टाइप। ये समझने में ईजी होते हैं और हमारे टाइम को सेव करते हैं। अब आते हैं जैसे बिल्ट इन फंक्शन। इतने सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे ABS, ऑल, एनी, आस्काई, विन, टूल, और भी बहुत सारे जो मेरी स्लाइड पर दिख रहे हैं, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। इसे हम बनाएंगे तो हमारे पास एरर दे जाएगी। यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो यूज़र अपने अकॉर्डिंग बनाता है, डेफ कीवर्ड से बनाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, डेफ कीवर्ड का यूज़ करा, ग्रीट करके ग्रीट के अंदर लिख दिया हेलो। अब जब मैं ग्रीट को कॉल कराऊंगी तो वो हेलो प्रिंट होगा। अब फंक्शन मोल टाइप मतलब अपने वर्क के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन होता है नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न, मतलब जो इनपुट नहीं लेता कोई और आउटपुट भी कोई नहीं देता। जैसे डेफ शो एक कीवर्ड मेरा फंक्शन है, फिर प्रिंट करा दिया हेलो, तो यहाँ पे ना तो मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है कोई और ना ही कुछ रिटर्न दे रहा है, खाली ये प्रिंट फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न, इसमें हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, इनपुट देते हैं और हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। जैसे डेफ ग्रीट ले लिया, नेम यहाँ पर प्रिंट करा दिया हेलो और नेम। डेफ यहाँ पर ये नेम आर्ग्यूमेंट तो लिया इसने लेकिन कोई रिटर्न नहीं दिया। ऐसे ही फंक्शन में नो आर्ग्यूमेंट और रिटर्न होता है, जिसमें हम कोई इनपुट नहीं देते और हमें आउटपुट मिलता है। जैसे डेफ गेट नंबर ले लिया और ये हमें गेट रिटर्न कर रहा है 10। ऐसे ही फंक्शन में हमारे पास विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न होता है, जैसे जो हमसे इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे डेफ ऐड ले लिया, 2 वर्ड ले लिया और रिटर्न करके A+B कर दिया। आइए इन्हें प्रोग्राम से हम समझते हैं कि ये कैसे होगा।
जैसे ये फंक्शन का पॉइंट है डेफ पाई और मैंने प्रिंट कराया, ये मेरा पहला फंक्शन है जिसमें हमने पढ़ा था कि नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न, ये उसको फॉलो करता है डेफ पाई। और ये रिटर्न, ये मेरा सेकंड फंक्शन है जिसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिया था और हमें रिटर्न कर रहा था। अब लेते हैं डेफ स्क्वायर एल और ये एरिया प्रिंट करा के हमने यहाँ पे एरिया प्रिंट करा दिया। ये मेरा तीसरा था जिसमें हम एलिमेंट आर्ग्यूमेंट ले रहे थे और रिटर्न नहीं करा रहे थे। और एक फोर्थ फंक्शन है जिसमें हम वो आर्ग्यूमेंट देते हैं और रिटर्न कराते हैं, ये सर्किल वाला है। अब ये तो सारे मैंने फंक्शन बना दिए। अब इनका परफॉर्मेंस क्या है, जब जैसे यूज़र से पूछा मैंने यहाँ पे कि मुझे एक चॉइस मतलब चॉइस एंटर चॉइस ले ली, ये मुझे ABCD मांग रहा है कि क्या क्या आपको कराना है। तो मैच फंक्शन लगाया, जैसे A मैच फंक्शन से प्रिंट होता है पाई, B से स्क्वायर, C से रेक्टेंगल और D से स्क्वायर सर्किल, इन सब के एरिया बताता है मुझे। अब हम इसे रन करा के देखते हैं। जैसे पहले ही मांग रहा है वो कि यूज़र एंटर चॉइस क्या करना है, मैंने करा B एरिया ऑफ सर्किल। अब वो एरिया और सर्किल करने के लिए लेंथ मांग रहा है, लेंथ दे दी मैंने 12। अब फिर से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कह रहे थे कि आपको क्या चाहिए, मैंने लिया T। अब वो मांग रहा है रेडियस, रेडियस मैंने दे दी 23 आ गया। अब हमें इसे एग्जिट करने के लिए F दबाना पड़ेगा, एग्जिट हो गया। अब होता है, आगे पढ़ते हैं हम लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन एक स्पेसिफिक मतलब एक लाइन में लिखने के लिए कोड होता है। जैसे डेफ फंक्शन का प्रयोग करता, हमें उसमें कॉलिंग करनी पड़ी थी, हमें डिफाइन करना पड़ा था। लेकिन लैम्डा फंक्शन में हम एक लाइन में ही अपने कोड को रन करा सकते हैं। लैम्डा फंक्शन में सिंटैक्स होता है, पहले आप अपने एक्सप्रेशंस देते हैं और पहले आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे इसमें दिया गया ऐड ले लिया हमने एक एलिमेंट लैम्डा और ये हमारे आर्गुमेंट है ए और बी। अब हमें पता है कि ए और बी का क्या करें, हम उसे ऐड करते हैं। ए में हमने बी को ऐड कर दिया, यहाँ पे प्रिंट लिख दिया ऐड और हमने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिया 2 और 3, ये हो गया, हमें ऐड करके दे देगा 5। अब आता है रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन क्या होता है, रिकर्जन फंक्शन जो अपने आप ही कॉल कराता है फंक्शन को। यह है एक बेस कंडीशन, जैसे कभी आप फंक्शन में इन्फिनाइट लूप चला देते हैं, उसे स्टॉप करने के लिए एक बेस कंडीशन दी जाती है और ये प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। जैसे डेफ ले लिया, फंक्शंस नेम, फंक्शंस नेम हमारा नेम है, कंडीशन दे दी यहाँ पर रिटर्न वैल्यू करके एस करके, यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन यूज़ किया जाता है अपने ही प्रोग्राम में, उसे हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आइए इसे प्रोग्राम से हम समझते हैं। रिकर्सिव फंक्शन में देखो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, पहले अपने फैक्टोरियल का डेफ लिया हमने कीवर्ड, फिर फैक्टोरियल लिया, यहाँ पर हमने आर्गुमेंट डाल दिया। यहाँ पर एक कंडीशन दी थी n ग्रेटर देन 1, मतलब n से बड़ी संख्या होंगी वो a कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा। ये हमारा स्पॉटिंग यहाँ पर स्टॉप करने के लिए है। अगर हम वैल्यू डालते रहेंगे, इन्फिनिटी करते रहेंगे तो हमारे वैल्यू चलता रहेगा हमारा फंक्शन। इसे स्टॉप करने के लिए हमने a दिया। एल्स में हमें दिया रिटर्न n, जो हमें वैल्यू एंटर करेंगे वहाँ पर n आ जाएगी, उसका फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फंक्शन में ही हमने बनाया था फंक्शन, उसी को कॉल करा रहे हैं n-1 करके रन। अब इसे हम कराते हैं रन। यहाँ पे फैक्टोरियल डालते हैं। देखो हम इसमें कितने भी फैक्टोरियल को डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 12 का डाला, ये इतना बड़ा आया, हम 12 को
आगे बुलाती हूँ मैं अनुश्री को। Okay, with this we come to an end of today's session. I hope this session helped you a lot in understanding the concepts better and gave you a clear vision towards learning Python. Remember, programming language is not just about writing code, it's about solving problems and thinking logically. We encourage all of you to keep practicing and stay curious and keep exploring the world of technology. I would like to express my sincere gratitude to our respected principal sir and under the valuable guidance of Hirdesh sir and our mentors and teachers for their constant support and encouragement. Also a big thank you to all of the students for being a part of such an attentive and enthusiastic audience for being a part of this session. Thank you all everyone for your time and presence. Have a great day.